इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड जो सीरीज जो है उसका थर्ड चैप्टर द वर्ब। ये आपके बुक से रिलेटेड है, साफ साफ बुक का ही है। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगर बुक नहीं है आपके पास या अभी बुक नहीं है आपके पास तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिटेल में जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा डाउनलोड दिस PDF या PDF ऑफ दिस वीडियो, इस नाम से हेडिंग होगा। उसके नीचे ब्लू रंग का लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा वीडियो का जो PDF है वो वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं द वर्ब। द वर्ब में हमें जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले वर्ब का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वर्ब का हिंदी अनुवाद क्रिया है, मतलब वर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। मतलब किसी ये शब्द कभी भी आप सुनते हो तो आपको दिमाग में आएगा कोई काम हुआ है या कोई काम पाया गया है कि हाँ इसमें कोई काम हो रहा है। इंग्लिश में क्या है इसका डेफिनेशन होगा, ये पढ़ते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या एक शब्द होता है, यूज टू टेल, ये बताया मतलब यूज़ किया जाता है बताने के लिए, समथिंग कुछ बताने के लिए, अबाउट अ पर्सन और थिंग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ बताने के लिए, खासकर उसकी क्रिया के बारे में, है ना, उसके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन मेन जो है इसकी क्रिया के बारे में बताया जाता है। ये इसमें लिखा नहीं है, हम अपने से बता दे रहा हूँ। इसमें कह सकते हैं कि उसके बारे में बताता है। इट में टेल अस, ये हमें बताएगा, क्या क्या बताएगा देखते हैं। वॉट अ पर्सन और थिंग डज, मतलब वो आदमी या वो वस्तु क्या काम करती है। फिर से बता रहा हूँ, वॉट अ पर्सन और थिंग डज, वो व्यक्ति या वो आदमी या वो कोई भी व्यक्ति और कोई वस्तु क्या करती है। एज मतलब था जैसे। राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। शी रीड्स अ बुक, वह किताब लिखती है। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। इसमें क्या हो रहा है, राम के बारे में बता रहा है कि राम क्या करता है, राम लिखता है। शी के बारे में क्या बता रहा है कि वह पढ़ती है। अर्थ के बारे में क्या बता रहा है, अर्थ घूमता है। इन वाक्यों में राइट्स, रीड्स और मूव्स क्रियाएं वर्ब हैं, जैसा हमने अब डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट, वॉट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु द्वारा क्या किया गया। पहले हमने पढ़ा वह क्या करता है, फिर हम पढ़ रहे हैं उसके द्वारा क्या किया गया है। एज, जैसे, एज मतलब होता है जैसे। रावण वॉज किल्ड, रावण मारा गया, मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर क्या किया गया है। जैसे बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति को मार दिया गया है, किसी तो उसने नहीं किया है लेकिन किसी दूसरे ने उस पर क्रिया की है, तो वो भी हम किस में लेंगे, वर्ब में लेंगे। सेकेंड जो लिखा है ये लिखा है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु पर कोई अगर कोई काम हुआ है या उस पर कोई काम हो रहा है तभी हम उस वर्ब के ही केस में उसको रखेंगे। रावण वॉज किल्ड, रावण मारा गया था। देखो रावण ही अपने खुद मरा था, वो किसी के द्वारा मारा गया था, है ना। तो इसको भी जो हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जो बोल्ड में लिखा है आपका वॉज किल्ड वो। द टेबल इज सोल्ड, ये टेबल है वो बिक चुका है। टेबल खुद तो बिका नहीं है, किसी के द्वारा बिका गया है, तो उसको भी हम वर्ब के केस में रखेंगे। शी इज़ पनिश्ड, उसे दंड मिला है। तो दंड तो किसी कोई अपने आप को नॉर्मली देता नहीं है, कोई दूसरा देता है, तो वही लिखा है शी इज़ पनिश्ड, उसे पनिशमेंट दी गई है या उसे दंड दिया गया है। इन वाक्यों में वॉज किल्ड, इज सोल्ड और इज पनिश्ड क्रियाएं हैं जो पैसिव वॉइस में है। तो अब जो सेकेंड देख रहे हो वो पैसिव वॉइस के उदाहरण थे तीनों। रावण वॉज किल्ड, द टेबल इज सोल्ड, शी इज पनिश्ड। क्लियर हो गया। तीसरा, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई व्यक्ति या वस्तु है क्या, है ना, उसको उसके लिए भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे एज लिखा है, एज मतलब जैसे। शी फील्स सॉरी, वह सॉरी फील करती, मतलब वो क्षमा फील करती है, दुख में एक तरीके से फील करती है। द बॉयज़ आर इनोसेंट, लड़के क्या है, इनोसेंट है, नादान है।
ये उन पर किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है। वह नादान है। बॉयज़ आर इनोसेंट, लड़के नादान हैं। द बॉटल इज़ ब्रोकन, मतलब ये जो बॉटल है वो टूटी हुई है, अर्थात जो बॉटल है वो टूट गई है, पहले का ही टूट गया है। तो बॉटल के बारे में बताया जा रहा है ना कि बॉटल का क्या हाल है। बॉटल का हाल ये है कि बॉटल टूट गई है। लड़कों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि लड़के इनोसेंट हैं। और सी मतलब लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वह सॉरी फील कर रही है। समझ में आ गया। इन वाक्यों में फील्स, आर तथा इज ब्रोकन क्रियाएं हैं। हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे कौन हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन क्या होता है। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रियाओं के भेद। आपको जो पढ़ना है क्रिया के भेद, वो 2 मेन पढ़ने हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। वैसे क्रिया कई सारे भेद आपने पढ़े होंगे, है ना। ट्रांजिटिव पढ़ा होगा, इंट्रांजिटिव भी आपने पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, पढ़ा है ना। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, एक्शन वर्ब आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो ये सब जो वर्ड होते हैं ये सब हम इसी कैटेगरी में पढ़ेंगे, थोड़ा अलग तरीके से। ठीक, क्लियर हो गया एकदम। अब पढ़ने जा रहे हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब और हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, है ना। तो हर क्रिया का ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। जैसे वह सो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ सो गया, कैसे सो गया, नहीं, वह सो गया, इसमें कोई कर्म नहीं चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मारा, किसे मारा, बोलते हो किसे मारा भाई, किसे मारा, तो बताते हैं मैंने उसे मारा, ऐसे होता है ना। मैं पढ़ा, तो अब तुरंत पूछते हो क्या पढ़ा, तो इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो लिखा है जिस क्रिया का कर्म होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वह क्रिया जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसीलिए इसको लिखा है सकर्मक। स मतलब होता है साथ, और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट के साथ आए उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। सीता कुक्स फूड, सीता खाना पकाती है। उपयुक्त वाक्यों में रीड तथा कुक्स दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं, क्योंकि रीड्स का ऑब्जेक्ट है बुक तथा कुक्स का ऑब्जेक्ट है फूड। इस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर, मतलब ये नहीं कि बस सब्जेक्ट पे ख़त्म हो गया। जैसे मैंने बोला कि वह सो गया, इसमें किस पे प्रभाव पड़ रहा है, वह उस लड़के पे, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट पे भी प्रभाव पड़ता है क्रिया का। वही लिखा है का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। जैसे वह पकाती है, तो पकाने का प्रभाव किससे पड़ रहा है, फूड पे। वह पढ़ता है, पढ़ने का प्रभाव किससे पड़ रहा है, किताब पर। क्लियर हो रहा है ना। जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, मतलब जो किसी क्रिया के बाद जो एक तरीके से बोल सकते हैं प्रभाव पड़ता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बॉक्स में लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, इज अ वर्ब, वह एक क्रिया है, दैट डिनोट एन एक्शन, जो एक्शन मतलब जो क्रिया को दिखाती है, विच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, जो पास होता है मतलब जो गुजरता है फ्रॉम द डूअर। डूअर मतलब होता है काम करने वाला, डू प्लस अर लिखा है, यानी इसे बोलते हैं ना फार्मर, फार्म करने वाला, ड्राइवर ड्राइव करने वाला, वैसे ये डूअर काम करने वाला। तो लिखा है विच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट, जो वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब, वो पास होता है सब्जेक्ट से या डूअर से और टू एन ऑब्जेक्ट, और वो कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट तक जाता है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा था, मैं चला रहा था, क्या चला रहे थे, मैं साइकिल चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, ट्रेन चला रहा था, क्या चला रहे थे, तो बोल दो मैं गाड़ी चला रहा था। तो जो गाड़ी चलाना है मतलब जो चलाना है वो किससे गुजर के जा रहा है, वो गुजर के जा रहा है पहले मैं से, फिर जा रहा है वो गाड़ी तक। क्लियर हो गया एकदम। अब पहचान क्या लिखा है, वर्ब से क्या
किसे या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या पूछो, क्या का उत्तर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसे पूछो या किसको पूछो, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम राम वाला ही देखते हैं, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। अब पूछो राम क्या पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। सीता कुक्स फूड, सीता क्या पकाती है, सीता खाना पकाती है। तो खाना मतलब फूड, ये आप देख सकते हो किसे से पूछ सकता है। आई मेट राम, मैं राम से मिला। किससे मिले, राम से मिले। इसे बोलते हैं ना, आई गिव 100 रुपीज़ टू करण, मैंने 100 रुपये करण को दिया। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका 100 रुपीज़ है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका करण है। मैंने क्या दिया, मैंने 100 रुपये दिया। किसको दिया, करण को दिया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया एकदम। इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, अ मतलब होता है नहीं, तो वो वर्ब जो हमने पढ़ा उसी का उल्टा, वो वर्ब जो क्रिया के साथ ना आए, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उससे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिंपल, जो क्रिया बिना कर्म अर्थात बिना ऑब्जेक्ट के आए उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखा है, जैसे राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। देयर, तो देखो जो देयर लिखा है इसके बिना भी सेंटेंस पूरा है। राम इज स्लीपिंग, जो देयर है वो कॉम्प्लीमेंट है, समझ में आ रहा है। तो राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है, देयर मतलब वहाँ पर। द बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। शी लाव्स, वह हंसती है। तो वो कहाँ हंसती है, क्या हंसती है, किसे हंसती है, आप कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हो। उपयुक्त वाक्यों में काले शब्द यानी जो बोल्ड में लिखा है, स्लीपिंग, रन्स तथा लाव इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। अब देखो क्या लिखा है, कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके साथ दो कर्म आते हैं, जैसा मैंने बताया अभी। जैसे रामा गेव मोहन अ बुक, रामा ने मोहन को किताब दी। राम ने मोहन को एक पुस्तक दी या किताब दी। इंग्लिश में रामा कहते हैं, हिंदी में राम कहते हैं। तो इसमें दो प्रश्न पूछेंगे। पहले राम ने क्या दिया, तो राम ने एक पुस्तक दिया अर्थात अ बुक, तो अ बुक आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम ने किसको दिया, राम ने मोहन को दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, अ बुक और मोहन। तो वही लिखा है, विशेष क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर उसके उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा किसको का प्रश्न करने पर उसके उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो कभी भी अगर आप फंस जाओ कि डायरेक्ट कौन सा है इनडायरेक्ट कौन सा है, तो आप ये दोनों पूछोगे, क्या किसको या किसे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। किसे या किसको आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा और क्या आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा, जैसा कि आपने सेंटेंस वाले में पढ़ा होगा। अब इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं इनट्रांजिटिव का। एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, एक अकर्मक क्रिया, एक वो क्रिया है दैट डिनोट जो दर्शाती है, जो बताती है, एन एक्शन किसी क्रिया के बारे में, विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से तो पास होता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता, यानी कि ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता है, वो सब्जेक्ट के बाद अपने क्रिया पर ही खत्म हो जाता है। नोट, जब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट हों तो व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और वस्तु प्रकट करने वाले को ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा हमने सेंटेंस में पढ़ा ही था पहले अगर आपने सेंटेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा या सेंटेंस वाला वीडियो पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि वह ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो किसी वस्तु या किसी जगह के लिए हम डायरेक्ट वर्ड का यूज करते हैं नॉर्मली किसी वस्तु के लिए, और किसी व्यक्ति के लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं उसको। संकेत, वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली इनडायरेक्ट पहले आता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। नोट, अधिकांश क्रियाएं ट्रांजिटिव व इनट्रांजिटिव दोनों में होती हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए, मतलब अधिकांश आप ऐसे वर्ड देखोगे जो दोनों होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों। ट्रांजिटिव, आई पैक्ड माई लगेज, लगेज मतलब मैंने अपना सामान, लगेज मतलब वो जो आप सामान लेके जाते हो कहीं ना एक जगह दूसरी जगह, तो अपना सामान भरते हो, कपड़ा जो भी सामान आप भर के ले जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको लगेज कहते हैं। आई पैक्ड माई लगेज, मैंने अपना लगेज पैक कर लिया, भर लिया। पीपल पैक्ड इन द हॉल,
लोग भर गए हॉल में। तो यहाँ जो पैक्ड है आप देख सकते हो, ट्रांजिटिव भी यूज़ हुआ है, इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव में पैक्ड के बाद जो लिखा है इन द हॉल, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ही लाइटेड द कैंडल, उसने क्या जलाया, लाइटेड मतलब जलाना, उसने क्या जलाया, उसने कैंडल जलाया। तो आप देख सकते हो यहाँ लाइट का उत्तर मिल रहा है। द फायर लाइटेड, आग जल गई। आग क्या जल गई, ये कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, आग जल गई है। तो देख रहे हो लाइटेड जो है वो ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव। तो कभी कभी ये दिमाग में रखिएगा, ऐसे कई सारे वर्ड आपको मिलेंगे जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव। द कैट कॉट अ रैट, बिल्ली ने एक चूहा पकड़ा। हिज काइट कॉट इन द ट्री, उसकी पतंग पेड़ में फंस गई। तो अब देखो, कॉट ट्रांजिटिव में जो था वो ऑब्जेक्ट लेके आ रहा था अ रैट, और इंट्रांजिटिव में कॉट ऑब्जेक्ट लेके नहीं आ रहा है, वो इन द ट्री लिखा हुआ है। चौथा, डिजॉल्व शुगर इन वाटर, ये आदेश दिया जा रहा है कि पानी में शुगर डिजॉल्व करो, यानी डिजॉल्व मतलब मिलाना, ठीक है। तो पानी में शुगर मिलाओ। फिर यहाँ पे लिखा लगा शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर मतलब पानी, सॉरी चीनी या शक्कर पानी में मिल गया। तो शक्कर मिल गया, क्या मिल गया, ये कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आप इंट्रांजिटिव वाले में आप क्या नहीं पूछ सकते, आप क्या पूछोगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हो इन वाटर कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। पांचवा, द सन मेल्टेड द स्नो, सूरज ने पिघला दिया स्नो, बर्फ को, इसका मतलब ये है। द आइस मेल्टेड, बर्फ पिघल गई। तो नॉर्मली पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नॉर्मली आपको नहीं मिलता है, आगे आगे आपको जो मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। विशेष, कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके भाव को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट रखना पड़ता है। इन वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ये भी इंट्रांजिटिव में आते हैं। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह क्या है, स्टूडेंट है, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। ध्यान लीजिएगा, इज एम आर अगर वो अकेले बिना वर्ब के आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। ही इज़ अ स्टूडेंट, पहला। यू आर अ डॉक्टर, आर के बाद जो आ रहा है वो क्या कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। तो बॉय बिकेम हैप्पी, जो लड़के हैं वो हैप्पी, खुश हो गए। तो हैप्पी क्या है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है। शी सीम्स टू बी सैड, वह दुखी प्रतीत होती है। सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना। तो टू बी सैड क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गए यहाँ पे। अब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं डिटेल में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ सकर्मक क्रियाएं के साथ दो कर्म आते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे पेन दिया। तो इसमें मेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पेन, और इनडायरेक्ट क्या है, हिम। सेकंड, शी टोल्ड अस अ स्टोरी, उसने हमें कहानी बताई। तो उसने क्या बताई, कहानी। तो स्टोरी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और अस आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आप चेक कर सकते हो। अस, थर्ड में अस इनडायरेक्ट होगा और हिंदी डायरेक्ट। फोर्थ में ग्रेट सर्विस डायरेक्ट होगा और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फिफ्थ में क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और हर इनडायरेक्ट। सिक्स में हैन मतलब मुर्गी, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और हिम आपका इनडायरेक्ट। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति को प्रकट करता है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। जैसा आप देख सकते हो, मैंने उसे दिया या मैंने उसके लिए यह किया, पहला वाला ही आप देख सकते हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस प्राणी या वस्तु को प्रकट करता है जिसे किसी को दी जाती है या जो कुछ किसी के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए, सीता बॉट हर सिस्टर अ पेन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर सिस्टर। सीता ने अपने बहन को क्या दिया, पेन दिया। तो अ पेन क्या है, डायरेक्ट है और हर सिस्टर इनडायरेक्ट है। अब देखिए, सीता बॉट अ पेन फॉर हर सिस्टर, सीता ने अपने बहन के लिए पेन लिया। तो पेन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, और हर सिस्टर इनडायरेक्ट। तो
तो जो पेन क्या है, कोई वस्तु है तो वो डायरेक्ट हो गया। हर सिस्टर कोई व्यक्ति है, महिला है, तो इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया एकदम। ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो और कॉम्प्लीमेंट आ जाए, दो भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट। कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है और कॉम्प्लीमेंट भी। ऐसी क्रियाओं को फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं। ये आपको नया टर्म मिला है, फैक्टिटिव वर्ब। ठीक है, तो इन ऐसे क्रियाओं क्या कहते हैं, फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए, आई कॉल्ड हिम अ थीफ, मैंने आई कॉल्ड हिम अ थीफ, मैंने उसे चोर पुकारा। मैंने उसे क्या पुकारा, चोर। शी फाउंड हर फ्रेंड asleep। शी फाउंड हर फ्रेंड asleep मतलब उसने पाया अपने फ्रेंड को सोता हुआ। वी मेड हैरी कैप्टन, हमने हैरी को कैप्टन बनाया। क्लियर हो गया। द पुलिस सेट द प्रिजनर फ्री, पुलिस ने प्रिजनर मतलब कैदी को आज़ाद किया। किसको आज़ाद किया, सेट मतलब आज़ाद किया। सेट द प्रिजनर फ्री मतलब वही है, पुलिस ने प्रिजनर को आज़ाद किया। इन वाक्यों में हिम, हर, फ्रेंड, हरी, द प्रिजनर का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह, थिफ, एस्लीप, कैप्टन, फ्री का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट की तरह हुआ है। फिर समझा दे रहा हूँ, फिर चेक करिए। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। किसे बुलाया, उसे बुलाया। अथिफ के बिना भी सेंटेंस पूरा लग रहा है ना। शी फाउंड हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को पाया। ये सेंटेंस इतने पूरा लग रहा है। अस्लीप ये कॉम्प्लीमेंट है। ही मेड हरी, उसने हरी को बनाया। ठीक है, तो कैप्टन आपका कॉम्प्लीमेंट है। द पुलिस सेट द प्रिजनर, पुलिस ने प्रिजनर को, सेट मतलब होता है बनाया, ठीक है, या रखा। उसके मतलब कि फ्री हटा दो, उसके बावजूद भी सेंटेंस पूरा लग रहा है। फ्री जोड़ने के बाद भी सेंटेंस पूरा हो जाता है, हटाने के बाद भी, हटाने के पहले भी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ऐसे पार्ट वर्ब के सेंटेंस के जिसके बिना भी सेंटेंस पूरा हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आपके सामने है वो। द स्टूडेंट मेड अंकित देयर कैप्टन, छात्रों ने अंकित को उनका कैप्टन बनाया। देयर कैप्टन क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज पियून, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया उसे एज पियून, तो एज पियून आपका कॉम्प्लीमेंट है। शी लेफ्ट हर वर्क इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। फोर्थ में, आई नेम्ड माई डॉग, मैंने अपने कुत्ते का नाम रखा। क्या रखा, मोती, तो मोती कॉम्प्लीमेंट। बॉयज इलेक्टेड प्रतीक, लड़कों ने प्रतीक को चुना। देयर लीडर, उनका लीडर, तो देयर लीडर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ आप चार्ट में देख सकते हो साफ साफ। सीरियल नंबर 1 2 3, सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हमने देख चुका। सब्जेक्ट द स्टूडेंट है, ट्रांजिटिव वर्ब मेड है, ऑब्जेक्ट अंकित है और कॉम्प्लीमेंट देयर कैप्टन है। सेकेंड, द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब अपॉइंटेड, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और कॉम्प्लीमेंट एज पियून। बाकी सभी आप तीनों देख सकते हो। लास्ट अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 देखने के लिए। जितना एक्सरसाइज मैं आपको बोलता जा रहा हूँ उतना एक्सरसाइज आप प्लीज़ करिए। कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या ईमेल आईडी, मैं वीडियो की डिटेल में ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप मेरे ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं अपना एक्सरसाइज का फ़ोटो, मतलब कॉपी पे लिख कर। स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको पिक आउट करना है कि कौन ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन इनट्रांजिटिव। जैसे एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। इसमें रोट क्या है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट अ लेटर है। शी रन्स, वह दौड़ी, तो इसमें रन ऑब्जेक्ट है, रन इनट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, इसमें बार्क इनट्रांजिटिव वर्ब है। द पुलिस कॉट अ थीफ, इसमें कॉट इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो इसमें प्लेइंग इनट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है। सी सिंग्स, इसमें आपको लगभग इनट्रांजिटिव मिलेगा, 1 2 छोड़कर, है ना। तो सब आपको ट्राई करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब इनट्रांजिटिव होगा, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको 4 5 आपको इनट्रांजिटिव वर्ब मिले और 4 5 ट्रांजिटिव वर्ब।
अब अग्रीमेंट पढ़ते हैं। अग्रीमेंट मतलब कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब। SSPP। अब ये SSPP क्या होता है चलिए देखते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल अग्रीमेंट होना आवश्यक होता है। सब्जेक्ट और वर्ब में एक अग्रीमेंट मतलब एक लय बना होना चाहिए, एक बोल सकते हैं एक तरीके से फॉर्म बना होना चाहिए। फॉर्म मतलब कहना मतलब स्ट्रक्चर कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से। द वर्ब मस्ट अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। नेस्फील्ड बहुत ही प्रसिद्ध ग्रामर की पब्लिकेशन है, तो या बोल सकते हैं ब्रांच है। तो वो कहती है, क्या कहती है, द वर्ब मस्ट अग्री। जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को अग्री करना चाहिए। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो SSPP लिखा है। सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर आपका वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। यही मतलब है SSPP का। अब हम समझते हैं सिंगुलर प्लूरल क्या होता है वर्ब के हिसाब से। सब्जेक्ट के हिसाब से तो हमें पता है, नाउन के हिसाब से, लेकिन वर्ब के हिसाब से आपको नहीं पता होगा कि कौन वर्ब सिंगुलर होता है, कौन वर्ब प्लूरल होता है ना। अब देखिए क्या लिखा है। इसका अभिप्राय यह है कि क्रिया यानी वर्ब का नंबर तथा पर्सन वही होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट का होता है। यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, इसको हम SS बोलते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यानी PP का प्रयोग होता है या किया जाता है। वर्ब का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। S का अर्थ सिंगुलर तथा P का अर्थ प्लूरल है, जो भी हमने देखा था SSPP। अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। एग्जाम्पल, राधा रन्स, माला प्ले, राम सिंग्स, ही राइट। इसमें देखिए राधा सिंगुलर है, एक है, तो जो रन्स लिखा है, केवल अगर रन लिखा होता RUN तो वो प्लूरल होता। यहाँ S लगा है तो ये सिंगुलर है, रन्स। माला प्लेज, माला खेलती है, तो प्ले के साथ S लगा है तो ये इसको सिंगुलर बना रहा है। नॉर्मली आप देखते हो किसी के साथ S लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब के साथ उल्टा होता है। वर्ब में अगर आप S या ES लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है, न कि प्लूरल, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है ना, उसमें आप देख सकते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम S या ES जोड़ते हैं, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ S ES नहीं जोड़ते, यही कारण है। उपयुक्त वाक्यों में राधा, माला, राम तथा ही जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं वे मतलब सिंगुलर में हैं। अतः इनके साथ उपयुक्त वर्ब रन्स, प्ले, सिंग्स और राइट्स भी सभी सिंगुलर में होंगे या सिंगुलर में हैं। विशेष, सभी मुख्य क्रियाएं मूल रूप से प्लूरल होती हैं। ये ध्यान देना, सिंगुलर नहीं होती हैं क्रियाएं, प्लूरल होती हैं। उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए उनके अंत में S या ES लगाया जाता है। अतः रन्स, प्ले, सिंग्स, राइट में S उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए लगाया गया है। प्लूरल सब्जेक्ट का उदाहरण, बॉयज़ रन, लड़के दौड़ते हैं, इसमें बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, तो रन प्लूरल है। गर्ल्स प्ले, लड़कियां खेलती हैं, तो गर्ल्स प्लूरल है, प्ले भी प्लूरल है। चिल्ड्रन सिंग, इसमें चिल्ड्रन प्लूरल है और सिंग भी प्लूरल हो जाएगा। दे राइड, दे भी आपको पता है प्लूरल है, बहुवचन है, राइड भी बहुवचन हो गया। इन वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, दे प्लूरल नंबर में है, मतलब कि प्लूरल संख्या में है, यानी बहुवचन संख्या में है। अतः इनके साथ प्रयुक्त यानी इनके साथ यूज वर्ब रन, प्ले, सिंग तथा राइट प्लूरल में है, अर्थात PP का नियम लागू होता है। विशेष, यहाँ ध्यान दीजिए, नाउन में S या ES लगाने से शब्द प्लूरल यानी बहुवचन में हो जाता है, जबकि क्रिया में S ES लगाने पर वह सिंगुलर में हो जाती है। अब देखते हैं सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ के कुछ उदाहरण। सिंगुलर प्लूरल, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, चाइल्ड चिल्ड्रन, बुक बुक्स, ट्री ट्रीज, तो ये बहुवचन हो रहा है। मैन मैन, इसमें ई हो जाता है मैन में,
और वुमेन में भी ई हो जाता है, मैन जहाँ MAN होता है वहाँ MEN हो जाएगा, है ना। सिंगुलर प्लूरल वर्ब के कुछ उदाहरण, ये देखिए पहले हमने प्लूरल नाउन्स के कुछ उदाहरण देखे, अब हम प्लूरल वर्ब के कुछ उदाहरण देख रहे हैं। प्लूरल रन है, सिंगुलर रन्स हो जाएगा। प्ले प्लूरल है, प्लेज सिंगुलर। सिंग प्लूरल है मतलब बहुवचन है और सिंगुलर सिंग्स हो जाएगा। रीड के भी साथ वैसा ही होगा, गो के साथ गोज हो जाता है और लर्न के साथ लर्न्स, तो इसमें एस जुड़ गया तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सॉरी सिंगुलर हो गया, गलती हो गया, सिंगुलर होगा, ठीक है। किसी वर्ब के साथ एस जोड़ देते हैं उसके नॉर्मल फॉर्म से तो वो सिंगुलर हो जाता है। अतः इस नियम का सदैव ध्यान में रखें, नाउन के साथ SES जुड़ेगा तो प्लूरल हो जाएगा, वर्ब के साथ S या ES जुड़ेगा तो सिंगुलर हो जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2, SS तथा PP के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, यानी कि गलत है इसको सही करना है। जैसे द सन, सन से एक है कि कई सारे हैं, एक है। स्टार कई सारे हैं लेकिन सन एक ही है, तो और इसमें एक ही सन के बारे में बात हो रहा है। तो सन राइज, तो राइज तो प्लूरल हो गया, तो राइज का सिंगुलर क्या होगा, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड, मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। गो क्या है, गो प्लूरल है क्योंकि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में है, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ES। मोहन गोज टू स्कूल, वैसे ही आपको बाकी सब भी भरना है। एक्सरसाइज नंबर 3, fill in the blanks with suitable verb given in the bracket in the following sentences। ये सेंटेंस अब दिख ही रहा है, चिल्ड्रन प्ले के बाद गैप है, वहाँ आपको प्ले भरना है कि प्लेस, क्या भराएगा, कोई एक ही भरना है, या तो प्ले या तो प्लेस। चिल्ड्रन प्लूरल है कि सिंगुलर है, चिल्ड्रन वर्ड प्लूरल है तो उसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, यानी कि प्ले होगा, प्लेस नहीं होगा, प्लेस तो सिंगुलर हो जाएगा, प्ले पहले वाले में प्ले होगा। दे वर्ड जो क्या है वो क्या है, उस प्लूरल है तो उसका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी डू। तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हो गया, वैसे आपको बाकी सब पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, एक नया नियम है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। नियम 1, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, ये नियम है। सामान्यतः ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे शी ड्रिंक्स मिल्क, यू ईट राइस, इसमें ईट क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब उसके बाद राइस जुड़ गया है, ड्रिंक ट्रांजिटिव वर्ब उसके बाद मिल्क जुड़ गया है, और दोनों क्या है, मिल्क और राइस ऑब्जेक्ट हैं। इन वाक्यों में मिल्क शब्द ड्रिंक क्रिया तथा राइस शब्द ईट क्रिया का ऑब्जेक्ट है। ड्रिंक का ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, और ईट का ऑब्जेक्ट क्या है, राइस। यदि वाक्यों में आर्टिकल तथा एडजेक्टिव का भी प्रयोग हुआ है तो उसे कर्म इस प्रकार होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले ट्रांजिटिव वर्ब, फिर आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर ऑब्जेक्ट। इसको इस तरीके से एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे ही बॉट अ कॉस्टली पेन, इसमें एडजेक्टिव है मतलब आर्टिकल है, कॉस्टली एडजेक्टिव है और पेन आया है। नॉर्मली पेन डायरेक्ट हो सकता है, उसको इस तरीके से लिख सकते थे, ही बॉट पेन, लेकिन इसमें हमने भी जोड़ा है, कॉस्टली भी। अगर आप जो भी जोड़ते हो वो क्या हो जाएगा, ही बॉट अ पेन। अब इसमें कॉस्टली भी जुड़ गया तो हो गया ही बॉट अ कॉस्टली पेन। इस तरीके से आप बनाओगे। नियम 2, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसा हमें पता है। इनमें से एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट ट्रांजिटिव भी कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य की बनावट निम्न प्रकार से होती है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो नियम है वो इस प्रकार है, यानी अग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले इनडायरेक्ट आया फिर डायरेक्ट, है ना। जैसे ही बॉट हिम अ साइकिल, उसने उसके लिए साइकिल खरीदी। क्या खरीदी, साइकिल। तो इसमें साइकिल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम क्या है, इनडायरेक्ट। आई गेव यू अ बुक, मैंने तुम्हें किताब दी। बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन वाक्यों में हिम और यू दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। हिम और यू जो डायरेक्ट, जो बॉट के बाद और गेव के बाद आया, जबकि अ साइकिल जो लास्ट में, देखो पहले वाले में अ साइकिल लास्ट में है, और अ बुक क्या है, वो भी लास्ट में है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन वाक्यों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऊपर वाले हम देख रहे हो ऊपर वाले में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में था, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। टू या फॉर का हम यूज़ करेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। जैसे ही बॉट अ साइकिल फॉर हिम, उसने साइकिल खरीदी उसके लिए। आई गेव अ बुक टू यू, मैंने तुम्हें एक किताब दी, है ना। तो टू या फॉर यूज़ करते हैं, किसी के लिए फॉर यूज करेंगे, किसी को दे रहे हो तो टू और किसी के लिए फॉर। विशेष, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर लगाएंगे जब हम किसी के लिए कर रहे हैं, और टू लगाएंगे जब किसी को हम कोई काम कर रहे हैं किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदा निर्जीव हो और इनडायरेक्ट सदा सजीव हो। उदाहरण, ही गेव द कंट्री अ न्यू पॉलिसी, ही गेव द कंट्री अ न्यू पॉलिसी, उसने देश को एक नई पॉलिसी दी। याद रखिएगा, यहाँ देश तो कभी कोई जीवित नहीं रहता है, लेकिन यहाँ देश को तो कोई देता नहीं है, देश के लोगों को देता है ना। और देश के लोग क्या होते हैं? जीवित। यानी लिखा तो कंट्री है, लेकिन ये कंट्री के लोगों को बात हो रही है, इसीलिए इसमें हम इसको क्या मानेंगे? एक तरीके से आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट, और न्यू पॉलिसी डायरेक्ट। ही, मैं फिर समझा रहा हूँ, लिखा ही गेव द कंट्री अ न्यू पॉलिसी। सेकेंड, ही गेव द हाउस अ न्यू लुक, है ना। प्रथम वाक्य में कंट्री तथा दूसरे वाक्य में हाउस निर्जीव है। कंट्री निर्जीव होता है, हाउस भी निर्जीव होता है, फिर भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि निर्जीव चीज़ों के लिए हम उसको डायरेक्ट मानते हैं, सजीव चीज़ों को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि कंट्री और हाउस दोनों निर्जीव हैं, फिर भी उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं, क्योंकि इनके साथ टू या फॉर का प्रयोग हो सकता है। क्यों है? जैसे ही गेव अ न्यू पॉलिसी टू द कंट्री, ही गेव अ न्यू लुक फॉर द हाउस। तो नॉर्मली आपको पता होगा टू या फॉर किसके लगाते हैं? किसी व्यक्ति के लगाते हैं। यानी कि जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ कंट्री और हाउस को सजीव के रूप में देखा जा रहा है तो निर्जीव, लेकिन सजीव के रूप में देखा जा रहा है, इसीलिए इसके लिए टू या फॉर यूज़ किया गया है। समझ में आ गया? टू क्यों लगाया गया, फॉर क्यों लगाया, फिर समझा रहा हूँ। कंट्री, देखो कंट्री को देता नहीं, कंट्री के लोगों को देता है कोई काम। मैंने इस देश को मान लो 5 करोड़ दिया, मान लो, तो 5 करोड़ आप उस देश को नहीं देते हो, उस देश के लोगों को देते हो। और ठीक वैसे ही आपने घर नया लुक दे दिया, तो आप घर को नया लुक देते हो। घर मतलब वो जो घर है, घर के लोग, घर में जो लोग हैं या जो घर है उसको नया लुक दे रहे हो, एक नया जीवन दे रहे हो, इसलिए उसको जीवित मान कर हम इस तरह करते हैं। है तो दोनों निर्जीव, लेकिन उसको जीवित मानकर हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है, अगर डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि इस पॉइंट में दिक्कत हो रहा है, तो मैं और क्लियरली आपको कमेंट बॉक्स में समझा सकता हूँ, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब निम्नलिखित रूप से प्रयोग आता है। पहला, जब वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट नाउन हो, जैसे शी रोट अ लेटर। ध्यान समझिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब को हम 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक, जब ऑब्जेक्ट मतलब कि और तरीके हैं, नॉर्मली हम देख रहे हैं पहला जो तरीका ये है कि वर्ब का हम यूज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट नाउन हो, मतलब कि संज्ञा हो। जैसे शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। जब वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हों, जैसे ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी, तो बुक आपका निर्जीव है, इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी इनडायरेक्ट, क्योंकि वो सजीव है। तो जो आपने अभी जो कंट्री वाला देखा था वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो बहुत कम आता है लेकिन वो बहुत कम आता है ऐसा केस। और वहाँ पर आप चेक खुद कर सकते हो, देश और हाउस को सजीव माना गया है, उसके हिसाब से बनाया गया, इसीलिए फॉर या टू का यूज़ हुआ है। या ही गेव अ बुक फॉर मी, देखो यहाँ ऐसे फॉर यूज़ हुआ है ना, सजीव के लिए, मी के लिए, वैसे ही। तीसरा, जब वर्ब का एक ऑब्जेक्ट तथा दूसरा कॉम्प्लीमेंट हो। हमने अभी तीनों केस देखा। पहले, अभी आप देख सकते हो, फिर से मैं ऊपर जा रहा हूँ। पहले ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा दूसरा, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हम देख रहे हैं अब
तीसरा रूल क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होना। आई कॉल्ड हिम अ थीफ, ये हम पहले देख चुके हैं। वी मेड हरी कैप्टन, ये वाला पॉइंट हम पहले देख चुके हैं ना। आप पीछे पलट के या वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो। इन वाक्यों में थीफ और कैप्टन दोनों कॉम्प्लीमेंट है। थीफ जो आखिरी में आया है, कैप्टन जो आखिरी में आया है, और हिम तथा हरी दोनों ऑब्जेक्ट है। तो ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बिना भी वर्ड सेंटेंस पूरा हो, उसको उस पार्ट को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे आप यहाँ चेक कर सकते हो, ही गेव मी, उसने मुझे दिया। अब तुरंत पूछो क्या दिया, ही गेव मी, ये सेंटेंस पूरा नहीं है। अब तुरंत बोलते हो क्या दिया, तो अब बुक बोलते हो। जबकि यहाँ ही कॉल्ड मी हिम, उसने मुझे पुकारा है, उसने मुझे बुलाया, ये सेंटेंस से भी ख़त्म। अब उसने मुझे क्या पुकारा है, ये आप ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो कि उसने मुझे चोर पुकारा या चोर बुलाया, है ना। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट एक इन्फिनेटिव हो। इन्फिनेटिव अगर आपने दूसरा इस सीरीज का दूसरा वीडियो देखा होगा तो आपको इन्फिनेटिव ऑफ जीरन जरूर पता होगा। नहीं पता है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो की डिटेल में मैं वो आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट मतलब होता है वो ढेर सारे वर्ड का ग्रुप, वीडियो का ग्रुप जहाँ मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो पूरी सीरीज़ का मैं वीडियो डालूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हो। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट एक इन्फिनेटिव हो, जैसे ही डिज़ायर टू इन्वाइट मी, यहाँ टू इन्वाइट क्या है, वो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किसे बोलते हैं मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। किसी भी वर्ब के साथ अगर हम टू जोड़ते हैं पहले तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। इनवाइट क्या है आपका, इनवाइट आपका वर्ब है, लेकिन उसके साथ हमने जोड़ दिया टू, इसलिए वो इन्फिनेटिव बन गया। मतलब कि वो नाउन के रूप तरह काम कर रहा है। ही डिज़ायर टू इन्वाइट मी, वह मुझे बुलाना चाहता है। वो किसे बुलाना चाहता है, मुझे। ठीक है, तो यहाँ टू इन्वाइट भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम देख सकते हैं। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट एक जिरंट हो, जैसे आई लाइक स्विमिंग, मुझे पसंद है। क्या पसंद है, तैरना पसंद है। ठीक है, लिखा है ना, स्विमिंग यहाँ जिरंट है। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई फ्रेज हो, मतलब कोई फ्रेज किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव सम मीनिंग, शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ दे, पूरा अर्थ ना दे, कुछ अर्थ दे, उसको हम फ्रेज कहते हैं। फिर समझा रहा हूँ, फ्रेज किसे कहते हैं, शब्दों का वह समूह जो आपको कुछ अर्थ दे। जैसे यू डू नॉट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, तुम नहीं जानते इसका उत्तर कैसे देते हैं। इसमें हाउ टू नो दिस क्वेश्चन, ये क्या है, फ्रेज है। हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन इस वाक्य में फ्रेज है। क्लियर हो गया। अब देख सकते हो, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ये फ्रेज है। तो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो कितने तरीके से हो सकते हैं, 7 तरीके से इसमें दिया है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। पहला, अभी हम एक और बाकी वो देखेंगे। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 केस। तीसरा, उसको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। चौथा, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव का हो जाए तब यूज करते हैं हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में। जिरंट को भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं और फ्रेज को भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। आप 7वां देख रहे हैं, जब क्रिया का ऑब्जेक्ट कोई क्लॉज हो। क्लॉज किसे बोलते हैं, आधे वाक्य को, उपवाक्य को हम लोग क्लॉज कहते हैं। एक वाक्य होता है, एक होता है छोटा वाक्य, मतलब कि आधा वाक्य, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। जैसे शी डज नॉट नो वेयर आई लिव, वो नहीं जानती है मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक, तो मैं कहाँ रहता हूँ आपको लगेगा ये तो पूरा लग रहा है, लगभग पूरा लग रहा है, तो ये इसको हम क्लॉज कहते हैं। जो सेंटेंस का आधा रूप होता है, उपरूप उसे बोलते हैं। इस वाक्य में वेयर आई लिव एक क्लॉज है। एक्सरसाइज नंबर 4 जो आपको करना है, स्टडी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है, इनडायरेक्ट। ही ऑफर्ड मी अ बुक, उसने मुझे ऑफर किया एक बुक। तो ध्यान से देखना, उसने क्या ऑफर किया कि बुक। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बुक। और इनडायरेक्ट किसको ऑफर किया, मुझे, तो मी, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, वर्ब से आप क्या, किसे या किससे पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या पूछोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, किससे पूछोगे तो आपको इनडायरेक्ट मिलेगा। ही कॉल्ड अ रिक्शा फॉर हर, उसने रिक्शा बुलाया उसके लिए। उसने
किसे बुलाया, ठीक है, उसने किसे बुलाया, रिक्शा को बुलाया। किसके लिए बुलाया, हर के लिए बुलाया, मतलब किसी और के लिए बुलाया। तो रिक्शा क्या है, नॉन लिविंग, और हर क्या है, लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्शा हो जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर। वैसे आपको भरना है माई फ्रेंड गेव मी अ प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा, है ना, प्रेजेंट मतलब यहाँ क्या है, तोहफा। तो माई फ्रेंड गेव मी अ प्रेजेंट, तो मेरे दोस्त ने क्या दिया, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट आपका डायरेक्ट हो जाएगा और मी इनडायरेक्ट। क्लियर हुआ। दूसरा, शी सेंट मी अ वॉच, उसने मुझे घड़ी भेजी। उसने क्या भेजा, घड़ी। तो वॉच आपका डायरेक्ट हो जाएगा और मी, अ वॉच आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक वैसे आपको बाकी सब करना है। एक्सरसाइज नंबर 5, स्टडी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ऑर्डर चेंज करना है, यानी ही ऑफर्ड मी अ सीट, इसको आपको ऑर्डर चेंज करना है। सीट पहले लगाना है और मी बाद में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि टू कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। आंसर देखिए, आप देख रहे हो, ही ऑफर्ड अ सीट टू मी, उसने मुझे सीट ऑफर की। इसमें सीट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक वैसे दूसरा वाला एग्जांपल, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ हिम अ लेटर, गलत हो गया, वहाँ शी रोट अ नहीं होगा, शी रोट हिम होगा। ठीक है, वहाँ जो अ लिखा है वहाँ अ नहीं होगा, गलत प्रिंटिंग हो गया है, शी रोट हिम होगा, शी रोट हिम अ लेटर। तो इसका हो जाएगा शी रोट अ लेटर टू हिम, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ही गेव मी अ पेन, इसका क्या हो जाएगा, ही गेव अ पेन टू मी। योर अंकल सेंट अ रेडियो सेट टू मी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, योर अंकल सेंट टू मी अ रेडियो। ठीक है, टू मी पहले हो जाएगा, या टू टू नहीं लगेगा, सिंपल योर अंकल सेंट मी अ रेडियो। ठीक है, योर अंकल सेंट मी अ रेडियो। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको बाकी सब करना है। अब ये नया पॉइंट है लिंकिंग वर्ब, जब भी आपने ऊपर देखा था। ऑक्सिलरी वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, वो वर्ब जो क्या हो, जो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लेकर आए और जिसमें क्रिया ना हो। निम्नलिखित वाक्यों में पढ़िए, हरी इज़ अ गुड बॉय, यू आर स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, राणा प्रताप वॉज ब्रेव। तो इसमें आप देख सकते हो इज, आर, एम, वॉज, ये क्या है, ये वो लिंकिंग वर्ब है जो एक्शन नहीं है, जो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ कहा जा रहा है। इन वाक्यों में इज, एम, आर, वॉज को लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रियाएं कहते हैं, जो जोड़े। हरी और अ गुड बॉय को कौन जोड़ रहा है, इज, इसीलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इनके साथ वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट आते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में पहले वाले में बॉय आया है, दूसरे वाले में टीचर आया है, थर्ड में स्टूडेंट्स आया है और फोर्थ में ब्रेव आया है। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट है। पहले वाक्य में हरी और बॉय को इज क्रिया द्वारा जोड़ा गया, दूसरे वाक्य में आई टीचर को एम के द्वारा जोड़ा गया, तीसरे वाक्य में यू और स्टूडेंट को आर क्रिया द्वारा जोड़ा गया, चौथे वाक्य में राणा प्रताप और ब्रेव को वॉज क्रिया द्वारा जोड़ा गया। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। यू लुक टायर्ड, ठीक है, ही सीम्स टू बी एन इंटेलिजेंट बॉय। लुक कोई क्रिया नहीं है, मतलब यहाँ पे प्रतीत होता है, ऐसे तुम थके हुए प्रतीत होते हो, इसमें प्रतीत होना कोई क्रिया नहीं है। अपीयर, अपीयर्स, बिकम, रिमेंड, आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरे में अपीयर्स, चौथे में अपीयर, पांचवें में बिकेम और छठवें में रिमेंड। ये सब क्या है, ये सब उदाहरण है, किसके उदाहरण है, बी के उदाहरण, मतलब एक तरीके से ये सब किसके उदाहरण है, ये सब भाव स्पष्ट करने के उदाहरण बोल सकते हैं। उपयुक्त वाक्यों में दी गई क्रियाएं बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकेम, रिमेन, लुक, सीमेन, अपीयर अपना भाव स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। अपना भाव वो पूरा नहीं बता पाते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत तभी होती है जब कोई वर्ब अपनी बात पूरा ना कर पा रहा हो, तब उसको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें लिखा है इनके लिए पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो लुक, सीम्स, अपीयर, फिर दोबारा अपीयर लिखा है, बिकेम, रिमेंड, और ऊपर जो आप देख सकते हो इज, आर, एम, वॉज,
ये सब जो था इज एम आर वॉज वर, ये बी कैटेगरी में आता है। अब फिर से समझा रहा हूँ, कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स और ब्रैकेट में सिर्फ बी लिखा होगा, तो अब बी जब कभी ब्रैकेट में लिखा होगा समझ जाना इसमें 5 ऑप्शन की बात कर रहा है। इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर में कोई एक आपको वहाँ पर उस खाली स्थान पर भरना होगा। क्लियर है? बिकम, रिमेन, लुक, सीम, अपीयर ये अलग है, ये बी में नहीं आता है, ये अलग है। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर अब हम पढ़ रहे हैं इसी लाइन का तीसरा पॉइंट, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई एडवर्ब भी हो सकता है, कोई पास्ट पार्टिसिपल यानी किसी वर्ब का तीसरा फॉर्म भी हो सकता है। वर्ब के बाद आए इन कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं आप पूछोगे, तो अभी जो हमने देखा था ऊपर किसी मेन क्रिया के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए कहाँ गया, हाँ तीसरा पॉइंट, ही कॉल्ड हिम अ थीफ। जो अ थीफ जो कॉम्प्लीमेंट था वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, और अभी हम जो नीचे देख रहे हैं वो क्या है, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है वो? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, नाउन कॉम्प्लीमेंट है ये। डॉक्टर क्या है? नाउन है, इसलिए उसको नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यू आर हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव, इसलिए एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। शी इज़ देयर, देयर मतलब वहाँ है, तो ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ये पास्ट पार्टिसिपल है, टायर का थर्ड फॉर्म टायर्ड। लिंकिंग वर्ब ऑफ इनकम्प्लीमेंट इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन भी कहते हैं, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लिंकिंग वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन भी कहते हैं। सॉरी, प्रेडिक्शन में कर रहा था, प्रेडिकेशन हो गया, गलती हो गया, प्रेडिक्शन नहीं होगा, उसको प्रेडिकेशन पढ़ेंगे। फिर से रिपीट करता रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब्स को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। कभी कभी दिमाग में नहीं आता है, हमको लगा प्रेडिक्शन यही लिखा है। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। ही बिकेम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, इसमें पार्टिसिपल बिकेम, सॉरी इसमें आप पार्टिसिपल क्या है एक तरीके से, इंटरेस्टेड। यू लुक हैप्पी, इसमें एडजेक्टिव है। लुक, शी अपीयर्स टू बी सैड, वह दुखी प्रतीत हो रही है। सैड जो लिखा हुआ है, सैड क्या है, वो एडजेक्टिव है। हैप्पी एडजेक्टिव है। इंटरेस्टेड पार्टिसिपल होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही बिकेम अ टीचर नाउन है। तो ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो राइट साइड एकदम कोने में। शी लुक्स टू बी अ क्रूअल हार्टेड लेडी, इसमें अ क्रूअल हार्टेड लेडी, ये पूरा किसी लड़की के बारे में बात हो रहा है, यानी कि ये नाउन के बारे में बात हो रहा है, किसी लेडी के बारे में बात हो रहा है, इसको कौन नाउन फ्रेज कहते हैं। ही रिमेंड अ फार्मर, वह फार्मर रह गया, यानी कि फार्मर के बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, फार्मर, तो नाउन। तो आप देख सकते हो, इंटरेस्टेड पार्टिसिपल हो गया। हैप्पी, सेकंड में हैप्पी आपका कॉम्प्लीमेंट है जो एडजेक्टिव होता है। थर्ड में सैड, टू बी सैड या सैड एडजेक्टिव हो गया। फोर्थ में अ टीचर नाउन है। फिफ्थ में अ क्रूअल हार्टेड लेडी, ये पूरा नाउन फ्रेज है। सिक्स में अ फार्मर नाउन है। क्लियर हो गया एकदम। तो ये पूरा आपका वर्ब, क्लास 10 का वर्ब खत्म लगभग। ये आपका एक्सरसाइज है, ये आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल लिंकिंग वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको मैं पहला दूसरा बता दे रहा हूँ। शी अ जेंटल लेडी, इसमें सिंपल होगा शी इज़ अ जेंटल लेडी। हरी इज़ देयर या हरी वॉज देयर, आप इज़ भी लगा सकते हो, वॉज भी लगा सकते हो। हरी इज़ देयर या हरी वॉज देयर, बाकी सब भी बहुत इजी आप कर सकते हो। इसी के साथ ये वर्ब वाला जो पोर्शन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ग्रामर से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलती रहे। क्लास 10 का आपको कोई भी पॉइंट चाहिए लिटरेचर का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको वो वीडियो या मैं वो लिंक दे दूँगा। ठीक है, और ग्रामर का भी मैंने बनाया अलग अलग, लेकिन बुक से मैं ये बना रहा हूँ। तो
तैयार रहिए, क्योंकि अब नेक्स्ट कुछ ही दिनों में आपको नेक्स्ट सीरीज का पार्ट भी मिल जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।